चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। Length of a rectangle is decreasing at a rate of 2 centimeter per second and width is increasing at a rate of 2 meter per 2 centimeter per second। एक काम करते हैं, डाटा थोड़ा चेंज करते हैं ताकि हमारा थोड़ा, चलो सेम डाटा में करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। लेंथ बढ़ रहा है, विड्थ घट रहा है, मेरे को लगता है पेरीमीटर सेम आएगा, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पेरीमीटर कितना चेंज आएगा बताओ, एरिया कितना चेंज आएगा बताओ। चलो एक काम करते हैं, एक तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है, हाँ ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसमें इसका वैल्यू जो दिया है ना, ये हमारा x है सपोज, और ये हमारा y है। सवाल में क्या बोला है कि if x is equal to 12 सेंटीमीटर और y is equal to 5 सेंटीमीटर, मतलब हमको दिया है x is equal to 12 सेंटीमीटर, y is equal to 5 सेंटीमीटर, मतलब ये होएल, मतलब ये बोल रहा हूं मैं क्या, एक पर्टिकुलर समय में, समय चेंज तो वैल्यू भी सारे चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर समय में जब x का वैल्यू हमारा 12 सेंटीमीटर था और y का वैल्यू 5 सेंटीमीटर था, हम ये देखें कि dx/dt का वैल्यू जो है वो हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और dy/dt का वैल्यू देखें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं जब ये लिख रहा हूं ना, कुछ गलती कर चुका हूं, कुछ गलत चीज यहां पे लिख दिया हूं। क्या है थोड़ा उसको समझते हैं। क्या बोला है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, सुनो ये डिक्रीजिंग वर्ड देख लिए ना, तो यहां पे है लिख लिए -2, डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dy/dt हो गया हमारा इंक्रीजिंग, तो ये +2 हो गया। आया मेरे बात समझ में? सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस मच, मतलब ओ नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डिक्रीजिंग मतलब माइनस लिखेंगे, इंक्रीजिंग मतलब प्लस लिखेंगे, ठीक है। dx/dt -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dy/dt दिस वन। लेकिन हम जो ये में लिखेंगे डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर, डिक्रीजिंग एट -2 नहीं लिखेंगे, डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट dx/dt का वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे। तो हमको बोला है कि भाई उसका पेरीमीटर कौन सा रेट में चेंज हो रहा है बताओ। तो फर्स्ट बिट हमको बोला है कि पेरीमीटर कौन सा रेट में चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है, मतलब जिसका चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए कोई एक फॉर्मूला पहले निकालेंगे। पेरीमीटर जो है एक रेक्टेंगल का, उसके लिए फॉर्मूला जो है 2 × x + y ये होता है। अब बोलोगे सर तब से आप बताते आ रहे हो कि आप एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करो, किसको, जिसका क्या नाम है बताओ, रेट ऑफ चेंज निकालना है जिसका, उसको किसी एक वेरिएबल के साथ एक्सप्रेस करो। अभी यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आ चुका है, x और y दोनों चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्यों? इसीलिए मैं कर पाया क्योंकि मेरे को दोनों वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दे दिया है। यहाँ पे dx/dt भी दे दिया है, dy/dt भी दे दिया है। बोलो मेरी बात समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो अभी हमको रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोलता है, पेरीमीटर पूछा है, तो हम निकालेंगे dp/dt = 2 टाइम्स ऑफ dx/dt प्लस dy/dt। दोनों तो सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, 0 हो जाएगा। अब खुद फील करो उसको कि अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ भी हम चेंज कर रहे हैं और ब्रेथ भी चेंज कर रहे हैं, फिर विड्थ भी चेंज कर रहे हैं, तो कि रेक्टेंगल का एरिया चेंज होगा नहीं, क्या बोलते हो उसको, उसका पेरीमीटर चेंज होगा क्या? ऑब्वियस बात चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को जितना कम किए ये दोनों को उतना बड़ा किए, तो कैसे चेंज होगा? ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था अलग अलग वैल्यू दूंगा ताकि कोई चेंज हमको नजर आए। कोई बात नहीं, जो आया है। सेकंड बिट करते हैं। सेकंड बिट हमको एरिया पूछा है, एरिया के लिए मैं ए लिखता हूं, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, a = x × y होता है। अब यहाँ पे समझ जाओ कि x is also a variable, y is also a variable। तो अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है dA/dt, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल।
तो x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी प्लस y इंटू s का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, खत्म। तो अब ये बन गया क्या, x का वैल्यू y का वैल्यू dx बाई डी टी और dy बाई डी टी का वैल्यू डाल देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा फिर, x का वैल्यू हमको दिया है कितना 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। सही लिखा क्या मैं, आया ना? यूनिट तो सही है ना, यूनिट सही नहीं है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है, वैल्यू सब ठीक है। अच्छा मीटर भी तो नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर का टर्म में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो राइट द यूनिट प्रॉपरली, हाँ यूनिट जो है सही से लिखोगे, ठीक है। चलो ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेट एक खत्म। अब अगला ज्योमेट्रिकल सेट आ रहा है, क्या बोला है, रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज सरफेस एरिया विल बी वॉल्यूम चेंजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो वो जो बैलून के बारे में बोलना चाहता है वो ऑफकोर्स स्फेरिकल बैलून ही होगा। रेडियस के बारे में बोला है और कोई शेप तो नहीं देगा जो कि हमारा क्या बोलते हैं उसको नोन शेप नहीं है, जो जिसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता वो तो नहीं दिया है। ये हम स्फेरिकल बैलून बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बोल लो, ये स्फेरिकल में वर्ड लगा देता हूं। ओके, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस वन, ओके 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट the surface area volume is increasing when the radius is 15 centimeter. You please understand this, हम जितना सारे कर रहे हैं ना सब इंस्टेंटेनियस कर रहे हैं, इसलिए कोई एक समय में यहाँ पे इसका रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, उस समय क्या रेट में चेंज हो रहा है, क्या वॉल्यूम। लेकिन रेडियस हमेशा के लिए ही रेट में चेंज हो रहा है। रेडियस जो चेंज हो रहा है वो हमेशा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मतलब रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर सॉरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा उस समय भी dr by dt उतना ही होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम अलग रेट में चेंज होगा, उसका सरफेस एरिया अलग रेट में चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हो? सो लेट मी टेल यू, हम जो कर रहे हैं ना सारे इंस्टेंटेनियस के लिए कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर समय में जो चेंज हम देखते हैं, जो वैल्यू हम निकालते हैं, दैट इज नॉट फिक्स्ड। इफ विल गो टू अनदर इंस्टेंट, इफ विल गो टू अनदर क्या बोलते हैं सिचुएशन, देन द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। हमें उसी समय में, उस समय में हमको ये मिला है, उसी समय जब रेडियस था 15 सेंटीमीटर तब बताओ सरफेस एरिया कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, तब बताओ वॉल्यूम कौन सा रेट में चेंज हो रहा है। जब रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर फिर उस समय सिचुएशन अलग हो जाएगा, उस समय ds by dt अलग निकलेगा, dv by dt अलग निकलेगा। a स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया और v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम में बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे कोई ये नोटेशन नहीं है, फिक्स्ड नोटेशन नहीं है, खुद भी लिख सकते हो। कोई एक सिचुएशन में पहुंच गया उस समय में लिखोगे कि v हो गया वॉल्यूम, s हो गया सरफेस एरिया एक्सेट्रा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो डायमेंशंस इसका है जिसका बारे में बताया जा रहा है ज्योमेट्रिकल शेप का, जो डायमेंशंस है उसका जो डायमेंशन होगा वो सारे डायमेंशन जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, और उसमें कौन सा डायमेंशन क्या रेट में चेंज हो रहा है वो पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेडियस ही एक डायमेंशन है स्फीयर में, तो रेडियस का वैल्यू हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वो भी दे दिया है हमको dr by dt इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों हमको गिवन है, ठीक है। तो अभी हम पहला बिट में आ जाते हैं। पहला बिट में बोला है कि भाई वो जो बैलून है उसका सरफेस एरिया कौन सा रेट में चेंज हो रहा है। बोलो मेरे को स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। s हो गया हमारा सरफेस एरिया। तो जो रेट में चेंज हो रहा है निकालने के लिए ds by dt करेंगे। 4 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए, 2r into dr by dt, 2r into dr by dt क्यों आया सबको पता होना चाहिए। अब ये मत बोल देना कि सर r इज ए कांस्टेंट,
हम तब से पढ़ते आ रहे कि सर y और x वेरिएबल है, यहाँ पे r कांस्टेंट है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि r इज वेरिएबल, हम अपना हिसाब से अभी लिए हैं। हम बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया, हम देख रहे हैं सिचुएशन में सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो इट्स ए वेरिएबल। हम देख रहे हैं रेडियस चेंज हो रहा है, इट इज ए वेरिएबल। हम अगर जनरली करते हैं, क्या नाम है बताओ? अगर हम जनरली करते हैं डेरिवेटिव y इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा होता तो हम हो सकता है उस समय लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि r को उस समय हम कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ पे तो मैं सिचुएशन देख रहा हूं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम सिचुएशन देख रहे हैं कि r वेरिएबल है तो इसको 0 नहीं करेंगे, है ना। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया 4 पाई इंटू 2 मतलब 8 पाई हो गया। r का वैल्यू दिया हमको 15, dr बाई dt का वैल्यू दिया है 10, तो ये हो जाएगा 1200 हो रहा है ना, 1200 पाई। यूनिट क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सभी को फर्स्ट बिट समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। सेकेंड बिट के लिए भी वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का सबको पता होना चाहिए कि 4/3 पाई इंटू आर क्यूब होता है। अगर कहीं पे मैं कुछ गलत लिख दूं तो बोल देना मेरे को, है ना। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो मिलेगा dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3r स्क्वायर, फिर r का डेरिवेटिव हो गया dr बाई dt। खत्म, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हमको निकालने के लिए बोला है dv बाई dt, तो dv बाई dt निकालने के लिए r dr बाई dt का वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 इंटू dr बाई dt इज इक्वल टू 10 गिवन टू मी। तो 225 इंटू 4 900 इंटू 10 9000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर हुआ रे? चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट a rate of 900 centimeter cube per second. The rate at which the radius is changing when the radius is 15 centimeter equal to what? ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दिया है कि वॉल्यूम चेंज हुआ है, बोला है रेडियस कौन सा रेट में चेंज हो रहा है बोलकर। तो यहाँ पे हमको दे दिया है वॉल्यूम कौन सा रेट में चेंज हो रहा है। dv बाई dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब cc लिख दिया है पर सेकेंड, और r का वैल्यू हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। हमको पूछ लिया है कि dr बाई dt इज इक्वल टू कितना, बता दो। ऑप्शन दिया है पाई, 1 बाय पाई, 2 बाय पाई और 1 बाय माइनस 1 बाय पाई। ये ऑब्वियस बात है कि इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज ही करना चाहिए, तो माइनस तो आएगा नहीं, वो तो ऐसे ही छूट गया। ये तीनों में ही हमारा आंसर आना चाहिए। चलो निकालते हैं रिलेशन पहले वॉल्यूम और रेडियस में। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, dv बाई dt डेरिवेटिव निकालते हैं अभी, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। dv बाई dt हमको दे दिया है 900 इज इक्वल टू 3 के साथ 3 कैंसिल, 4 पाई इंटू r का स्क्वायर मतलब 225 इंटू dr बाई dt। अब अगर मैं 225 में 4 मल्टीप्लाई करूं तो 900 आ रहा है, तो ये तो पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बाय पाई हो गया इज इक्वल टू dr बाई dt। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय पाई। बोलो रे, समझ में आया?
अच्छा सुनो, अगर मेरे को ये पूछता, क्वेश्चन ये देता, पूछता कि इसका सरफेस एरिया कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन ये देता और रेट एट व्हिच द रेडियस इज चेंजिंग नहीं बोलता, मेरे को बोलता सरफेस एरिया कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, v को s का फॉर्म में लिखेंगे, या तो ऐसे करेंगे, v को s का फॉर्म में लिखेंगे, या फिर पहले dr by dt निकाल लेंगे, फिर s इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कर देंगे, तो फिर ds by dt निकल गया 4 पाई इंटू 2r dr by dt, तो 8 पाई हो गया, r का वैल्यू तो 15 है, dr by dt हम निकाले 1 बाय पाई, तो ये मिल गया हमको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मेरे बात समझ में आया क्या? मतलब 2 स्टेप, 2 स्टेप में करोगे, नहीं तो v को इन टर्म्स ऑफ s लिखोगे, मतलब r को हटाना है हमको, इस जगह से r को हटाना है, r को हटा के s लाएंगे, और r को हटा के s लाने के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर करना है, उसमें से r का वैल्यू निकालोगे तो आएगा s बाय 4 पाई का रूट ओवर, फिर उसको लाके यहाँ पे डाल देंगे, तो v इज कनेक्टेड टू s डायरेक्टली, तो उस समय डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। So this is the way you can find out if one variable is changing, एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो किसी और के साथ रिलेटेड है, तो उसको उसका फॉर्म में ला के हमको लिखना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। That is one way, and the other way it is easy on dr by dt निकालो, s किसके साथ रिलेटेड है, r के साथ, तो फिर ds by dt निकालने के लिए मेरे को dr by dt चाहिए, तो dr by dt पहले निकाल लो, उसके बाद यहां पे डाल दो तो निकल जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। चलो अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा सिलेंडर का ऊपर है, पहला तो रेक्टेंगल हो गया, फिर हमारा स्फीयर पे हम देख लिए, स्फीयर का ऊपर और कुछ क्वेश्चन होगा तो आगे देखेंगे। कौन का ऊपर क्वेश्चन है, 2-3 तो हाँ, ये स्फीयर है, होलो स्फीयर है, ये कौन है, ये भी कौन, और ये भी कौन है, कौन का ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम, 8 बजा है ना, हो जाएगा। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एल्टीट्यूड, या फिर हाइट बोल लो, डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The rate of change of volume when the radius is this and height is this. तो सिलेंडर में ले लेता हूं, ये हमारा सिलेंडर बन गया। सिलेंडर में हमारा डायमेंशन क्या होता है, 2 ही डायमेंशन होता है, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। रेडियस और हाइट ये 2 डायमेंशन ही होता है, और यहां पे ये दोनों डायमेंशन दे दिया है सवाल में। रेडियस का वैल्यू दे दिया है कितना, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी दिया है कि रेडियस कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, dr by dt ये हमको दिया है, और कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये इंक्रीजिंग बोला है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए माइनस डालेंगे। ये गिवन डाटा सबको समझ में आया क्या, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ेंगे। चलो अब हमको क्या पूछा है, डिक्रीज दिस वन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब हमको पूछा है भाई dv by dt बताओ। यहां पे सरफेस एरिया भी पूछ सकता था, सवाल में सरफेस एरिया भी पूछ सकता था, फिलहाल हमको वॉल्यूम पूछा है, तो फिर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करेंगे, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। बोलो समझ में आया?
इज चेंजिंग, R इज चेंजिंग, H इज चेंजिंग, सारे क्वांटिटी यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है। पाई ऑफ कोर्स कांस्टेंट है। तो फिर dV बाई dt का वैल्यू क्या मिलेगा? पाई इंटू 2R dr बाई dt इंटू H प्लस R स्क्वायर इंटू dH बाई dt. So that will make it pi into 2R. 2 into 2, नहीं, 2 into 3, 6 into dr by dt 2 plus R square कितना है 9 into dH by dt minus 3. So it will make it pi into 12 minus 27 इज इक्वल टू माइनस 15 पाई। ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस मिला, इससे क्या मतलब हुआ? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या कैलकुलेशन में? 2R 2 into 3 6 into dr by dt, ओहो dr by dt हाइट नहीं मल्टीप्लाई किए तो इनटू कितना हो जाएगा 5। तो यहां पे हमारा हो जाएगा फिर ये 60 माइनस 27 33 पाई। सो 33 पाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हमको सरफेस एरिया पूछता तो सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं जरा बताओ तो? S इज इक्वल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला? क्या? हाँ, क्या क्या एक बार और बताओ। हाँ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर करने से वो तो सर्कम्फ्रेंस आता है। चलो देख लो सरफेस एरिया क्या होता है। एक तो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है, एक तो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है जो कि 2 पाई आर एच होता है, और एक तो ऊपर में प्लेन सरफेस एरिया होता है, नीचे में एक तो सरफेस है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो उसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हो गया। इसको यूज करके अगर हमको सरफेस एरिया पूछता तो हम निकाल पाते। आया समझ में सबको? ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इन ए होलो स्फीयर इज कांस्टेंट। एक होलो स्फीयर ले लेते हैं, ये हमारा एक होलो स्फीयर है। सोचो कि ये हमारा एक होलो स्फीयर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक होलो स्फीयर हो गया जिसका कि इनर रेडियस दिया है और आउटर रेडियस दिया है। इनर रेडियस दिया है हमको कितना 3, ये 3 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस दिया हमको कितना 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मतलब कोई एक समय में एट a certain time inner radius is 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज दिस वन। और बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल, इसके अंदर में जितना सारे मेटल है, ये वॉल्यूम जो है इसका, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोल दिया है V इज इक्वल टू कांस्टेंट। If the radius, inner radius is increasing at a rate of 2 centimeter per second, the rate of increase of the radius, outer radius का क्या चेंज है? If the radii are 3 centimeter and 6 centimeter. चलो inner radius को मैं small r लिखता हूँ, outer radius को capital R लिखता हूँ। तो मेरे को small r दिया है 3 सेंटीमीटर और कैपिटल R दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। स्मॉल r कौन सा रेट में चेंज हो रहा है वो बता दिया मेरे को। dr by dt इज इक्वल टू कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
कैपिटल आर कौन सा रेट में चेंज हो रहा है ये पूछा है, dr by dt कितना ये पूछा है, तो रिलेट किया जाए स्मॉल आर कैपिटल आर को। तो कोई मेरे को बता दो, इसका वॉल्यूम फिक्स दिया है, तो वॉल्यूम को स्मॉल आर कैपिटल आर का टर्म में कैसे लिखा जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, होलो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, इनफैक्ट ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर हम कैसे लिख पाएंगे? फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो अगर मैं 4/3 पाई को कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब ओवर। तो हम रिलेट कर चुके हैं, लेकिन हम इनको तो रिलेट कर लिए हैं, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गया रिलेट करते समय एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गया भी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गया, तो वो हम नहीं चाहते थे लेकिन वो आ गया, तो फिर उसका डेरिवेटिव हमको पता होना चाहिए, रेट एट व्हिच इट इज चेंजिंग पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ के सबको पता चल गया होगा कि अगर कांस्टेंट बोला है इसका मतलब क्या है, अगर बोल दिया है कि ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है सबको पता चल गया होगा कि dv by dt का वैल्यू 0 होगा। क्या मेरे बात समझ में आया? So although the third one is coming, हम स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेट करना चाहते थे लेकिन थर्ड वन आ गया, लेकिन हमको घबराने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो चलो डेरिवेटिव निकालते हैं अभी। dv by dt is equal to, हम लिख देते हैं यहाँ पे कहीं पे dv by dt 0 है बोल के, dv by dt is equal to 0, v is equal to कांस्टेंट है इसीलिए। So dv by dt is equal to 4/3 पाई, फिर इसका डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू d कैपिटल R by dt माइनस 3 स्मॉल r स्क्वायर इंटू d स्मॉल r by dt। क्लियर? अब हमको खाली वैल्यू डालना है और dr by dt का वैल्यू निकालना है। तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 4 पाई, 3 कैंसिल हो गया, इसमें कैपिटल R स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, कितना छोड़ो बाद में डालेंगे, r स्क्वायर dr by dt माइनस स्मॉल r स्क्वायर dr by dt। दिस इंप्लाइज कैपिटल R स्क्वायर dr by dt माइनस स्मॉल r स्क्वायर dr by dt इज इक्वल टू 0, या फिर कैपिटल R स्क्वायर dr by dt इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर dr by dt। तो ये बन गया हमारा dr by dt इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर इंटू dr by dt। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल r बाय कैपिटल R अगर हम देखेंगे, स्मॉल r बाय कैपिटल R हाफ हो रहा है, तो हाफ का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इंटू dr by dt 2 हो गया, तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर? चलो अभी अगला सवाल पढ़ते हैं। बहुत लंबा सा दिया है, थोड़ा पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। बोला क्या है, sand is falling from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always
1/6 द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जैसे मान लेते तो ऊपर में कहीं पे एक जगह पाइप है, मान लेते हैं पाइप का थ्रू में क्या हो रहा है, सेंड नीचे गिर रहा है, ठीक है। और सेंड जब नीचे गिर रहा है, नीचे में वो एक कोनिकल शेप ले लेना है। कैसे शेप ले रहा है? कोनिकल शेप ले रहा है, मतलब इस टाइप का शेप ले लेना, ठीक है। और ऐसे कोनिकल का शेप ले रहा है कि कोन का हाइट जो है ना, ये हाइट और ये रेडियस ऑफ द बेस, ये दोनों में एक तो रिलेशन दे दिया है, कैपिटल एच और कैपिटल आर अगर मैं ले लिया तो ये दोनों में एक रिलेशन दे दिया है। क्या रिलेशन दिया है? हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, मतलब कैपिटल एच का वैल्यू कैपिटल R/6 बोल दिया है, ठीक है। कैपिटल एच का वैल्यू कैपिटल R/6 बोला है। अब हमको बोला है कि when the height is 4 सेंटीमीटर, जब एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो ये बताओ द रेट एट व्हिच द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग, dH/dt इज इक्वल टू कितना। कहने का मतलब है, देखो यहां पे कोनिकल शेप आ रहा, सेंड का एक कोनिकल शेप आ रहा, जब ये हाइट होगा 4 सेंटीमीटर, ऊपर से तो सेंड गिर रहा है ना, तो फिर वो कोन का हाइट बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस समय इसका हाइट 4 सेंटीमीटर था उस समय वही इंस्टेंट में ही ऊपर से क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब का आके सेंड गिरेगा नीचे, तो फिर वो कोन का हाइट चेंज हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उस समय जो चेंज हुआ है कोन का हाइट, वो बता दो कितना है। मेरे बात समझ में आया क्या? तो मेरे को बताओ, जो कोन में यहां पे जो गिर रहा है वो वॉल्यूम में गिर रहा है कोन का, तो फिर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या? V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का। क्या मैं सही लिखा? कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H। चलो अब देखते हैं क्या होता है। यहां पे V वेरिएबल, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 1/3 पाई कांस्टेंट है, R रेडियस चेंज हो रहा है, H हाइट चेंज हो रहा है। तो 1 2 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है। हमको dV/dt दिया है, dH/dt निकालने के लिए बोला है। ये R एक लफड़ा कर रहा है, यहाँ R प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हटा दो R को। क्या हटाने के लिए कोई रास्ता दिया है? दिया है ये। तो वही चीज हमको करना है, हमको देखना है कि उसमें वेरिएबल्स कौन कौन है और हमको गिवन क्या है, निकालना क्या है। एक्स्ट्रा कौन आया है, जो एक्स्ट्रा आया है उसको हटाने का कोई रास्ता है क्या? तो अगर रास्ता मिल गया तो उसको पहले से हटा दो, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा और क्या। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, R का जगह में लिख दूंगा 6H। क्या मेरे बात सबको समझ में आया? All of you got it? Yes, sir. So ये हो गया दिस वन। साइड में लिख देंगे as H is equal to R/6, तो R is equal to 6H। ये कहां से आया, मैं लिख दिया। अब R क्या प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव निकालो और वैल्यू पुट कर दो। dV/dt is equal to, ये 1/3 हो गया इंटू पाई, वो हमारा अच्छा d/dt ऑफ 1/3 पाई इंटू 36 h स्क्वायर इंटू h, मतलब h क्यू हो गया। सो dV/dt इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कट गया तो 12 हो गया, 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dH/dt। क्लियर?
वैल्यू पुट कर देते हैं। dv बाई dt मेरे को दे दिया है कितना 12 इज इक्वल टू 36 पाई इंटू h स्क्वायर मतलब 16 इंटू dh बाई dt implies dh बाई dt इज इक्वल टू कितना आएगा बता। ये हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इंटू 16 48 1/48 सेंटीमीटर पर सेकेंड 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनेल ऑफ वर्टिकल एंगल 120 डिग्री। ये हमारा एक तो वर्टिकल मतलब कोनिकल फनेल है। यहां से पानी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है ना। ये बोला है कोनिकल फनेल है, इसका पानी नीचे गिर रहा है और इसका वर्टिकल एंगल जो है, वर्टिकल एंगल बोलने से ये होता है, ये पूरा का एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। मेरा दिख नहीं रहा है, हल्का सा चेंज करते हैं इसको। वर्टिकल एंगल 120 डिग्री, ठीक है। पूरा तो हुआ नहीं लेकिन करीब करीब हो गया। सोचो ये 120 डिग्री वर्टिकल एंगल है एट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये पानी यहां से नीचे गिर रहा है। ऐसे करके पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, Yes, sir. ऐसे पानी नीचे गिर रहा है। ये वर्टिकल एंगल दिया है 120 डिग्री। हमको बोला क्या है, थ्रू ए टेन्यूल एट द वर्टेक्स ऑफ द व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट बोलने से ये होता है, स्लैंट हाइट आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब जब यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर होगा, स्लैंट हाइट इज 3 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर कोन, मतलब इसमें फिलहाल मान लेते हैं इतना पानी है। मान लेते इतना पानी। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट इंस्टेंट में फिर से पानी नीचे गिरेगा, वाटर नीचे गिरेगा, तो बोलने से क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि भाई ये स्लैंट हाइट जो है कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, ये बताओ। ये हमको सवाल में पूछा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक कोन का जो जो डायमेंशन होता है उनको लिखने का कोशिश करते हैं। ये कोन हो गया, इसका क्या क्या डायमेंशन होता है, रेडियस होता है कैपिटल आर, हाइट होता है कैपिटल एच सपोज, स्लैंट हाइट होता है एल, ये 3 चीज होता है। या फिर स्मॉल आर एच भी कर लेते हैं, ये स्मॉल एच हो गया, ये स्मॉल आर हो गया और ये एल हो गया। ये 3 डायमेंशन होता है। तो अब ये 3 डायमेंशन में क्या रिलेशन बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे दिया है वर्टिकल एंगल 120 डिग्री, मतलब ये जो है ना आर एच और ये 60 डिग्री है ना, आर एच और ये 60 डिग्री। तो हम रिलेशन बना सकते हैं, tan 60 ले लेंगे तो r बाई एच आ जाएगा, sin 60 ले लेंगे तो h बाई ये l आ जाएगा, अगर cos 60 ले लेंगे तो नहीं sin 60 ले लेंगे तो r बाई h आ जाएगा, ऐसे करके। चलो अब देखते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे, क्या क्या चीज दिया है थोड़ा पढ़ लेते हैं। dv बाई dt दिया है, dv बाई dt हमको दिया है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। और क्या दिया है, when the slant height this one, हाँ, l is equal to 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, dl बाय dt इज इक्वल टू क्या, ये क्वेश्चन मार्क है।
चलो अब एक काम करते हैं, निकालते हैं वॉल्यूम इसका। कौन है तो जितना पानी है या फिर जो कोन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले निकालते हैं। V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही है ना बाबू। V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें क्या क्या चीज चेंज हो रहा है? V चेंज हो रहा है, पाई चेंज हो रहा है, नहीं r चेंज हो रहा है, h चेंज हो रहा है। लेकिन हमको जो दिया है या फिर हमको जो पूछा है उसमें r का कोई काम नहीं है और h का भी कोई काम नहीं है। r का भी कोई काम नहीं है, h का भी कोई काम नहीं है, जो काम है l का काम है। इसका मतलब r को हटाना पड़ेगा, h लाना पड़ेगा, l लाना पड़ेगा, h को भी हटाना पड़ेगा और l लाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो थीटा जो दिया है ना, उस थीटा का हम हेल्प लेंगे। थीटा का हेल्प लेंगे कैसे? अगर मैं उस फिगर किया हूं उसमें साइन 60 डिग्री लिखता हूं, साइन 60 डिग्री होता है r/l, ये √3/2 हो गया r/l। तो r का वैल्यू हो गया हमारा कितना? √3l/2। अरे बोलो सबको समझ में आया? चलो अब हम क्या करेंगे, ये h को भी हटाएंगे। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू h/l, 1/2 इज इक्वल टू h/l, मतलब h का वैल्यू हो गया l/2। तो यही जो दोनों वैल्यू निकला, ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं। एम क्या है, कैसे शुरू किए, क्या क्या चीज सोचना पड़ा, सबको ये समझना पड़ेगा। हमको पूछा क्या है, dl/dt, दिया क्या है dv/dt, तो v और l को रिलेट करेंगे तो dl/dt मिलेगा। r और h रहने से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमको आसान करके दे दिया, कैसे? ये जो दे दिया एंगल दे दिया है, बोलोगे सर 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री वर्टिकल एंगल दिया है बाबू। हम सेमी वर्टिकल एंगल लिए हैं, इसमें बीच में लिए हैं, इसलिए तो 120 डिग्री देखोगे तो पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, चलो उसको पुट कर देते हैं अभी। तो हमको पता चल गया कि सारी चीज अभी l में लिखा जा सकता है। 1/3 पाई इंटू r का स्क्वायर मतलब 3l²/4 इंटू h मतलब l/2। तो v का वैल्यू हमको मिल गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, π/4, π/8 l³। तो dv/dt इज इक्वल टू π/8 3l² इंटू dl/dt। क्लियर? अब वैल्यू डालो सबको, r निकालो, आंसर क्या है? dv/dt हमको दिया है 4 इज इक्वल टू 3π/8 इंटू l² का वैल्यू 9 इंटू dl/dt implies dl/dt इज इक्वल टू, dl/dt क्या हो जाएगा? ये 27 हो गया, 32 बाय 27 पाई, पाई नीचे रहेगा ना, पाई क्या है ये? dl/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को करते समय हम एक चीज का पर ध्यान नहीं दिए, वो क्या चीज जरा देखो। dv/dt जो वैल्यू में लिखा हूं ना, वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, तो dv/dt का वैल्यू माइनस में होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब dv/dt माइनस में होना चाहिए। बढ़ेगा तो प्लस में होगा, घटेगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन निकालना चाहिए, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, तो हमारा आंसर जो हो गया -32/27 आएगा। क्लियर? तो अगर ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दिया है कुछ तो कोई बात नहीं, जो आएगा वही लिख लेंगे। बट हम अगर ढंग से करने जाएंगे तो ये माइनस का ख्याल भी, मतलब माइनस के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा।
ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया? वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4 यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस वन in its surface area through a tiny hole at the vertex. When the slant height of the water is this one, find the rate of decrease of slant height. ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल जो दिया है ना, ये पाई बाय 4 दे दिया है। वर्टिकल एंगल वहाँ पे था कितना? 120 डिग्री, 120 डिग्री हाफ कर दिया 60 हो गया था। यहाँ पे सीधा सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया है पाई बाय 4। मतलब ये रिश्ता जो हम रिलेशन जो बनाए, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। वाटर इज रनिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल वेसल 15 मीटर डीप, 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं एक तो कोनिकल वेसल है ना। ये हाइट दे दिया 15 सेंटीमीटर और ये रेडियस दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पता चल जाएगा, जो भी रेशियो चाहिए आर एच, ये आर लिख लेते हैं ना, ये आर ये एच, और ये चाहेंगे तो एल भी लिख सकते हैं। तो वहां पे एंगल दे दिया था, इसका पहला क्वेश्चन दोनों में एंगल दे दिया था। अब एंगल नहीं दिया है, तो एंगल नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है? अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो हमको मिल जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन का नहीं मिल रहा, टेन का वैल्यू मिल रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी हो गया आर, एच हो गया, पी कितना है? आर बाय एच, मतलब कितना आ जाएगा हमारा? 5 बाय कितना आ गया? 15, मतलब 1/3। सो स्मॉल आर स्मॉल एच में ये रिलेशन है, स्मॉल आर बाय स्मॉल एच इज इक्वल टू 1/3। और अगर मैं उसको थीटा का रिलेट करूं तो ये मिल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है। एट द रेडियस वाटर इज रनिंग इनटू, अभी वाटर इसके अंदर आ रहा है। इसका पहला क्वेश्चन में वाटर जा रहा था, अभी वाटर आ रहा है। कौन सा रेट में आ रहा है? dB by dt is equal to 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हो गया। When the water is 6 मीटर डीप, मतलब अभी पानी इतना तक आ चुका है, ये हाइट हो गया 6 मीटर। When the water is 6 मीटर डीप, मतलब h का वैल्यू हमको दे दिया है 6 मीटर, h is equal to 6 मीटर। Find it what rate is, फर्स्ट पीरियड बोला है कि वाटर लेवल इज राइजिंग, मतलब ये एच कितना रेट में बढ़ रहा है, वाटर लेवल कितना रेट में बढ़ रहा है। तो फर्स्ट पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर रहे हैं, जिसमें कि हम r नहीं रखेंगे क्योंकि हमको हाइट के बारे में पूछा है। तो r का जगह में कितना लिख देंगे? h/3। सो इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h/3 का स्क्वायर इंटू h, जो कि मिल गया हमको पाई h क्यूब डिवाइडेड बाय 27। जल्दी से बताओ समझ में आया क्या? तो फिर हमको dV by dt का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पाई बाय 27 इंटू 3h स्क्वायर dH by dt, ये हो गया 0.1 इज इक्वल टू पाई बाय 9 इंटू h स्क्वायर। h का वैल्यू हमको कितना दिया है? When the height is 6 सेंटीमीटर, 6 बोलने से 36 इंटू dH by dt। तो यहां से मेरे को dH by dt का जो वैल्यू मिला वो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर कर दिया 4, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो अगर ये लिख लूं तो 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट बिट का आंसर हो गया 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड बिट क्या बोला है? द वाटर सरफेस एरिया, द वाटर सरफेस एरिया मतलब ये सरफेस से बोलने से ऊपर में जो सरफेस एरिया है, तो S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है।
सेकेंड बिट s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो ds, अच्छा अगर ds बाई dt निकालना है तो हमको dr बाई dt का वैल्यू चाहिए, नहीं दिया है dr बाई dt का वैल्यू, तो जो निकला है उसका टर्म में निकाल लेते हैं, एज का टर्म में निकाल लेते हैं। r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एज लिखेंगे तो h/3 लिख लेंगे, तो इज इक्वल टू पाई इंटू h/3 का स्क्वायर। मतलब सारे खेल इसका क्या है कि हमको क्या गिवन है उसका फॉर्म में हम निकालेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ds बाई dt का वैल्यू निकल के आ गया कितना, पाई बाय 9 इंटू 2h इंटू dh बाई dt, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 9, h का वैल्यू हमको 6 दिया था, ds बाई dt का वैल्यू हम निकाले थे कितना, 1/45, पाई नीचे रहेगा, वन बाय 45। कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा, ये 2 पाई इसके साथ कट गया 20 हो गया, ये इसके साथ कट गया 3 और इसके साथ कट गया 10 और 3 इसके साथ कट गया 3 हो गया, 1/30 आ गया, 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया सेकेंड बिट। अब हमारा लास्ट बिट है और क्वेश्चन भी हमारा लास्ट है ये वाला, द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल। अब देखो ये वेसल जो है ना, वेसल का सरफेस कहां पे गीला होगा, ये साइड में वेसल का सरफेस क्या होगा, कोन का अंदर वाला, जो देखो कोन का जो अंदर वाला है वो अंदर वाला का साइड बाय साइड वाला ये गीला होगा, तो उसका सरफेस एरिया कौन साइड में चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को, याद है? हाँ, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो इसमें हमको एक काम करना पड़ेगा, पाई तो ठीक है, आर को हम एच का टर्म में लिख लेंगे, जो मिला है वो उसका टर्म में लिख लेते हैं, एल को नहीं लिख सकते, एल को हम नहीं लिख सकते, एल को हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम एल को रिलेट करते हैं दोनों के साथ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। अब r का वैल्यू क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एच लिखेंगे, r का वैल्यू कितना है, h/3, तो ये h स्क्वायर बाय 9 हो गया प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया हमारा 10 h स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू l स्क्वायर, मतलब l का वैल्यू हो गया √10 h बाय 9। बोलो रे, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? और हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा एम है, सबको समझ में आना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो s इज इक्वल टू पाई लिखे, इंटू r का जगह में हम लिख देंगे h/3, इंटू l का जगह में लिख लेंगे √10 h बाय 9, तो s हो गया हमारा कितना, √10, अच्छा √10h/3 होगा, हाँ रूट ओवर है ना, 3 यहाँ पे भी 3, तो √10 पाई बाय 9 हुआ इंटू एच स्क्वायर। तो फिर हम ds/dt निकालते हैं, ds/dt निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे ना, ds/dt इज इक्वल टू √10 पाई बाय 9 इंटू एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h dh/dt, so that is equal to √10 pi by 9 into 2 into 6 into 1/45, okay,
2 इंटू 6, 6 इसके हाथ कट गया 3 और ये हो गया हमारा कितना 2, 2 2 4 इसके साथ कट गया 10 हो गया यहाँ पे, तो मतलब नीचे 30 पाई, ऊपर हमारा √10, पाई भी तो कैंसिल हो गया, √10/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये आंसर दिया है हमको? √10/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं।